नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लगातार 9वें दिन दायरे में बाजार, निफ्टी 70 अंक गिरकर 25,400 के करीब। बैंक निफ्टी में भी ठंडा कारोबार। उधर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी सुस्ती कायम। इंडिया विक्स 12 के करीब। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट शुरू में रौनक। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट से पीएफसी और आरईसी में अच्छी तेजी, दोनों 2% ज़्यादा ऊपर चढ़े। वहीं म्यूचुअल फंड्स के मजबूत आंकड़ों के चलते एचडीएफसी एएमसी का जोश हाई। उधर स्पॉटलाइट एसीसी में भी खरीदारी कायम। फार्मा और ऑटो शेयरों में सबसे ज़्यादा सुस्ती, दोनों इंडेक्स करीब आधा % कमज़ोर। सिप्ला और एम निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल, लेकिन चुनिंदा मेटल, रियल्टी और एनर्जी शेयरों में खरीदारी। निवेश शेयरों में जोरदार तेजी, पेटीएम करीब 4% चढ़कर वायदा का बना टॉप गेनर। उधर कल का स्पॉटलाइट शेयर नाइका आज भी मजबूत, इटर्नल में भी खरीदारी कायम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ अमित सेठ और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर और निर्मल बांग के विकास सालुंके भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। इसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी होंगे और कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान से मार्केट के टेक्निकल्स पर बात होगी। एक नज़र ज़रा मार्केट पर रखते हैं और निफ्टी करीब करीब 50 पॉइंट नीचे अब, और बैंक निफ्टी करीब करीब 10 पॉइंट नीचे, एकदम फ्लैट है। मिड कैप में जो रौनक चल रही थी वो थोड़ी सी अब धूमिल होती हुई। एडवांस डिक्लाइन हालांकि अभी भी एडवांसेस के फेवर में है। काफ़ी स्टॉक्स हैं वैसे अच्छे मूव्स हैं। पेटीएम, ग्लेनमार्क, पीएफसी, आरईसी, इरिडा, केन्स टेक्नोलॉजीज़ जहां पर मूव्स अच्छे हैं, और भारत डायनामिक्स, पीआई इंडस्ट्रीज़, बीएससी, भारती, ये कुछ स्टॉक्स, एलआईसी जहां पर आज आपको गिरावट दिखाई देगी। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की छोटी सी समरी और पैनल आपकी स्क्रीन पे है। पिछले कार्यक्रम से मानस और साथ ही साथ अमित जी इस कार्यक्रम में भी हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके सचिन और विकास जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार। सचिन जी गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग विंस जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है यहाँ पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस है एंड वहाँ पर ओबरा रियल्टी का मुझे लग रहा है डेटा थोड़ा सिग्निफिकेंट है। एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, लगभग 1850 के लेवल के नजदीक। एंड वहीं पर पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की सीक्वेंस नजर आ रही है 15 मिनट चार्ट पे। तो हो सकता है कि एक डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाए एंड एक रिलीफ रैली नजर आ सकती है। तो इसीलिए 1930 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर ओबराय रियल्टी के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1822 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो ऑन द शॉर्ट साइड है। स्टॉक का नाम है सिप्ला। क्लियरली फार्मा स्टॉक्स पे प्रेशर है एंड जिस इंटेंसिटी से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, प्लस एक नेगेटिव क्रॉसओवर इसके 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में हुआ है। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर जो मंदी है वो थोड़ी सी और एक्सटेंड होनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड सिग्निफिकेंट सपोर्ट लगभग अराउंड 1430 के आसपास प्लेस्ड है। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1452 का, सेकंड टारगेट होगा 1430 का। बिकवाली करने की सलाह होगी सिप्ला के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1482 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, सिप्ला सेल ट्रेड 1470। आज बहुत सेल ट्रेड आ रहे हैं फार्मा पे। सिप्ला को देखिए, दिवीज को देखिए, सब कोलैप्स हो रहे हैं आज। विकास गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा मिला जुला सा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल जो है, यह इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन था 1990 का, उसके नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, तो भारतीय एयरटेल को यहाँ पे सेल करके जाना है। नीचे में मुझे लगता है 1930 के आसपास के टारगेट जो है नीचे में देखने मिल सकते हैं। तो 1930 का टारगेट मुझे फिलहाल भारतीय एयरटेल में आते हुए देखने मिल सकता है। 2010 का यहाँ पे इंट्राडे बेस पे एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के भारतीय एयरटेल को यहाँ पे सेल कॉल रहेगा। नीचे में 1930 का टारगेट आते हुए देखने मिलेगा।
दूसरा जो बाय कॉल है मेरा, सेकंड कॉल जो है मेरा, जो बाय साइड रहेगा वो बाटा इंडिया। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, 1275 का एक ब्रेकआउट था, तो उसके ऊपर अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, 1280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 1330 1340 के आसपास का एक अपमूव यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। 1260 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, तो 1260 के स्टॉप लॉस से बाटा इंडिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 1330 के टारगेट। बाटा इंडिया, ये चलिए ठीक है, एक बाय कॉल हो गई यहाँ पर। अमित जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? जी अनुज जी, इस समय की पहली ट्रेड रहेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये स्टॉक अच्छे से अपने टेंडेमा के होल्ड कर रहा है। कल के सत्र में जो हमने आईपीओ की न्यूज सुनी थी, थोड़ा सा अपना इसने गेंस गिव अप कर दिया था, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर आज भी पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसे बाय करें। 328 का स्टॉप लॉस रहेगा और 342 के टारगेट्स रहेंगे जियो फाइनेंशियल में। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा इटर्नल, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। इटर्नल अपने एक स्विंग ब्रेकआउट से और काफी अच्छे लोकेशन से बाहर आ रहा है, तो इसे बाय करें। 263 का स्टॉप लॉस रहेगा और 277 के टारगेट्स रहेंगे इटर्नल में। ओके, मानस, आपने क्या पिक किए 2 स्टॉक्स? तो देखिए, पहले तो प्रेस्टीज स्टेट में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड पहले से बना हुआ था, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट प्रेस्टीज में देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1659 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 1750 के टारगेट पॉसिबल है इस स्टॉक में। दूसरा स्टॉक कोटक बैंक का है। यहाँ पर भी स्टॉक ने कल कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक में रैली रिज्यूम हो सकती है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2219 2219 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 2280 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक आज बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, आज एक 2 सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं। मैं बहुत देर से रोकने की कोशिश कर रहा था अपने आप को, मतलब डिस्कस करूं कि नहीं करूं, बट मारुति आज डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। अब इटसेल्फ स्टॉक डे हाई पर है, लेकिन उससे पहले का अंश था शॉर्ट कवरिंग का, यानी कवरिंग जो लोअर लेवल से आई। सचिन, कुछ सरप्राइज कर रहा है या फिर अभी भी आप मानते कि नहीं, अभी मतलब 12600 12700 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है अभी? वीरेंद्र जी, यहाँ पर बायस क्लियरली पॉजिटिव ही रहा है। इनफैक्ट जिस डिग्री पे हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड हो सकता है कि जल्दी ये स्टॉक 13,160 के लेवल को भी पार कर दे। तो यहाँ पर एक सेकंड प्रेफर्ड चॉइस थी यहाँ पर मारुति में। यहाँ पर भी अगर हम थोड़ा सा डेटा पिछले 3 दिनों का देखें, तो इसका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो काफी सिग्निफिकेंट है। 12,460 के आसपास एक बेस बनाने का प्रयास हो रहा है, एंड आज का भी जो स्विंग लो है वो ऑलमोस्ट 12,422 के आसपास मैच्योर होके निकला है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रिकवरी हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस होगा ट्रेडिंग के लिहाज से। स्टॉप लॉस आप 12,460 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को 13,000 के ब्रेकआउट के बाद रिव्यू करें। ओके, मारुति हो गया। और मारुति वाकई इस बीच मेरे स्क्रीन पे अच्छा मूव जनरेट करके डे हाई पे आ रहा है। 2-3 चीज़ें जो हैं वो अच्छा कर रही हैं। मारुति डे हाई पे, अभी अनुज ने ओएमसीज का उल्लेख किया था, आईओसी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और जो स्टॉक्स आज इस वक्त अच्छा इम्प्रेशन डाल रहे हैं वो है कोटक महिंद्रा बैंक, स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। और एक बार लेके आइएगा आप, दैट्स बंधन बैंक 179। इस पे कूलिंग ऑफ हुई थी 2 जुलाई। इस सीरीज में अब तक इस पे कूलिंग ऑफ ही हुई है, मतलब स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट था, 10 डेमा से ऊपर चला गया था, फिर आया 50 डेमा को टेस्ट किया। विकास, आपका टेक क्या है बंधन बैंक पे? क्योंकि मेरे को एक चीज़ याद आ रही है इस पूरे डिस्कशन में कि इसने एक अटेम्प्ट लिया था 100 वेमा को पार करने का, सक्सीड नहीं हो पाया था लास्ट वीक। अब लोअर लेवल से स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करता हुआ, आपका व्यू? जी हाँ, बंधन बैंक में हमने देखा था कि लास्ट वीक ये ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था, बट यहाँ पे भी मिडवे में आ चुका है। जिस हिसाब से कल यहाँ पे इंट्राडे में हमने देखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे कवरिंग देखने मिली थी, और आज वो कंटिन्यूअसली में देखने मिल रहा है 178 के ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है अपसाइड में थोड़ा यहाँ पे जगह है। 186 188 के आसपास की जो रेंज है वो यहाँ पे ओपन है। नीचे में भी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट देखने मिलेगा जो 174 है, जहाँ पे आज के डे ओपन होने के बाद देखने मिला था कि एक अच्छा अपमूव देखने मिला, तो 174 यहाँ पे बेस बन चुका है। तो मुझे लगता है 188 के टारगेट के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। सेटअप पॉजिटिव लग रहा है मुझे डेली चार्ट पे, तो ओवरऑल इसको होल्ड किया जा सकता है।
ओके, चलिए तो अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। दिनशो जी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं और इससे पहले आर्टेमिस एडवाइज़र, शेर खान जैसे अलायंस जैसी कंपनीज के भी काम कर चुके हैं। उनसे समझते हैं मार्केट में इस समय उनका क्या रुख रहेगा। दिनशो जी गुड मॉर्निंग। एक बड़ा मूव इस समय हमने देखा मार्केट में, उसके बाद पिछले 8-9 दिन से कंसोलिडेशन, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस समय मार्केट के टेक्सचर को? अनुज जी, धन्यवाद पहले तो आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो अनुज जी, एक्चुअली आप ये देखिए कि एक कंसोलिडेशन फेज सा दिख रहा है मार्केट में। और एक्चुअली जिस हिसाब से आरबीआई ने इतना सारा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है, वो ऐसा लगता है कि जैसे हरे बाजार में बिल्कुल ईंधन पड़ा है और एक चिंगारी की वेट हो रही है ऊपर आने के लिए। तो वैसे ही हमें लग रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चिंगारी लगती नहीं है कि जल्दी आने वाली है वो चिंगारी, क्योंकि क्वार्टर के नंबर जो है, क्वार्टर के नंबर, ये जून के क्वार्टर के, मुझे नहीं लगता कि इतने बढ़िया नंबर होंगे। डिसअपॉइंटमेंट भी शायद ना हो, लेकिन ऐसे तेज नंबर भी नहीं होंगे जो बाजार को चला सके। और दूसरा, जो हमारी ये जो डील होने वाली यूएस के साथ, जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिले हो रहा है और जो भी होगा एक कॉम्प्रोमाइज डील होगी और असली डील बाद में ही आएगी उभर के। तो इसलिए लगता नहीं है कि कोई अच्छी खबर ऐसे दिख रही है होराइजन में आज की तारीख में। बहरहाल वैल्यूएशंस स्ट्रेच तो है ही पहले से, लेकिन हम जैसे बोल रहे हैं कि इंडिया को रीरेट कर दिया गया है और ये रीरेटिंग के लिए आपको ग्रोथ वापस आनी चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि सितंबर क्वार्टर, जो लास्ट ईयर जो सितंबर था सबसे खराब क्वार्टर था हमारे काफी अरसे तक के पहले के लिए, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वाई ओ वाई कंपैरिजन में सितंबर शायद ही एक ऐसी चिंगारी हो क्वार्टर जो शायद इस बाजार को चाहिए। तो इस समय लेकिन एक चीज़ क्लियर है दिनशो जी कि बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, और जब से वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी लूजन हुई है और उससे पहले भी बैंकों ने अच्छा आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। कोटक, एचडीएफसी बैंक दोनों लाइफ टाइम हाई पर हैं इस समय, आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट वहाँ पर ही है। क्या ये स्पेस लीड करेगी अभी भी मार्केट को? जी बिल्कुल अनु जी, एक्चुअली अगर ये स्पेस ना होती है तो शायद बाजार इतना सहमा सा नहीं रहता। लेकिन आप देखिए, जैसे आई थिंक ये इसका बीएफएसआई का जो वेट है इंडेक्स में, शायद 34 33 34 टके के आसपास है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे, जैसे आपने बराबर से बोला, जो आरबीआई ने, सब बाजूका बुलाते हैं, मैं तो उसको बंकर बस्टर बोलता हूँ, जिस हिसाब से उन्होंने इतना लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया सिस्टम में, इतने एग्रेसिवली रेट कट काटे हैं। तो प्रॉब्ली एक, जैसे ये क्वार्टर एक्चुअली इतना अच्छा नहीं आएगा बैंक के लिए, पहले मैं बता दूं, क्योंकि निम में जो कंप्रेशन आएगा वो शायद सेट ऑफ ना हो सके इतनी आसानी से, पर अगले क्वार्टर में शायद सेट ऑफ हो जाए, क्योंकि जो आप सितंबर से जो सीआरआर कट चालू होने वाला है उसके हिसाब से आपको दिखेगा कि शायद वहां पे मैनेज हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ओवरऑल लॉन्गर टर्म, क्वार्टर छोड़ दीजिए आप, पर लॉन्गर टर्म अगर जो आप बात करें तो यही सेक्टर है। उनका मेजर प्रॉब्लम था कि लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट था, इंटरेस्ट रेट हाई थे, अभी इंटरेस्ट रेट ईज आउट हो गए हैं, लिक्विडिटी भी मार्केट में इन्फ्यूज हो गई है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि आगे चल के ये जो सेक्टर है पूरा बीएफएसआई, बैंकिंग अकेला नहीं, लेंडर्स नॉन लेंडर्स दोनों मिला के, मुझे लगता है कि यही है जो पूरे मार्केट को पुल अप कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। ओके दिनशो जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़े आए स्टैट्स, चाहे वो मंथली सेल्स फिगर के हों या फिर एफएमसीजी कंपनियों के क्वार्टरली अपडेट्स, थोड़ा सा रूरल में पुश मिल रहा है इनको, इनकी भाषा शैली में और इनकी टिप्पणियों में ये विजिबल है। थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक नजर आया वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर्स। आपका रूरल की थीम में या फिर एफएमसीजी पे या फिर टू व्हीलर कंपनियों पे व्यू क्या है इस वक्त दिनशो जी? वीरू जी, एक्चुअली आपने बराबर बोला। इस बार के जो नंबर फॉरवर्ड एस्टिमेट्स आए हैं इन एफएमसीजी कंपनियों के, वो काफी बेहतर थे फ्रॉम जो मार्च क्वार्टर के उन्होंने जो रिलीज किए थे। लेकिन दूसरा ये था कि जो अर्बन था डिमांड, वो बड़े क्लियर थे कि अर्बन में इतना नहीं दिखा है जितना रूरल में दिखा है। फॉर्चुनेटली रूरल आप देखिए मार्च से ही चालू हो गया, लास्ट क्वार्टर से ही उनमें थोड़ा ऊपर आना चालू हुआ है। और एक्चुअली अगर जो मानसून, जैसे आईएमडी बोल रहा है कि मानसून अच्छे आ रहे हैं, बॉम्बे में तो दिख नहीं रहे ज्यादा, पर एनीवे अगर जो अच्छे आ रहे हैं तो वो काफी अच्छा होता है रूरल सेक्टर के लिए। और हाँ, ये आप जैसे बोले एफएमसीजी, लेकिन हमें लगता नहीं है कि इतना अच्छा है, हो सकता है
क्योंकि एफएमसीजी एक तो पहली चीज तो रूरल मार्केट में नॉर्मली प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं। इट्स ज्यादातर जो बेस प्रोडक्ट्स हैं वही बिकते हैं। प्रीमाइजेशन बहुत बाद में होता है जाके वहां पे, पर अर्बन ही होता है जहाँ पे मार्जिन उनका होता है। इसलिए जब तक अर्बन पिकअप नहीं हो, शायद मार्जिन पिकअप ना हो वहां पे। और एक्चुअली हमने तो देख ही लिया कमेंट्री से, दूसरे जो क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में कमेंट्री थी, मार्जिन कंप्रेशन तो लग ही रहा है यहाँ पे, और ये नंबर्स में भी ऐसा दिखा। और पर दूसरा आप देखिए कि वैल्यूएशन इतने, ग्रोथ रेट जो है आपकी सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट होने वाली है, हाई सिंगल डिजिट, और उसके लिए वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच लग रहे हैं हमें। इसलिए लगता नहीं है एफएमसीजी में इतना ग्रोथ दिखेगा। टू व्हीलर की जो बात करें, आई थिंक टू व्हीलर में हमें एंट्री लेवल जो टू व्हीलर है वो पसंद है, क्योंकि जैसे ये गर्मी का जो नॉर्मल सीजन होता है वेडिंग का, वो शायद हमारे रूरल के लिए ज्यादा होता है देन अर्बन। तो इसलिए हमें लगता है कि वहां पे थोड़ा आपको पिकअप दिखे, बट वहां पे भी काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा आपको। ये इटर्नल और स्विगी में न्यू एज स्टॉक्स में और इस बार नायका में भी मतलब अच्छे मूव आ रहे हैं दिनशॉ जी, कि आपके तो फ्लेक्सी फंड में मेरे ख्याल से स्विगी और इटर्नल दोनों है ना। ये थोड़ा सा कैपिटलाइज कर रहे हैं क्या आप भी इस स्पेस पे न्यू एज पे? और जी एक्चुअली वीरू जी, ये न्यू एज कंपनीज एक थोड़ा सा उन्होंने एक बम दिखा था, स्पीड बम जो बोलते हैं, स्पीड ब्रेकर, वो आया था इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। और हमने देख लिया कि कंपटीशन अगर जो सिर्फ आपको पैसे होते, अगर जो कंपटीशन बिल्डअप करने के लिए, तो काफी हमारे कॉर्पोरेट्स हैं बड़े बड़े जो एंटर कर सकते थे ये फील्ड। लेकिन हमने देखा है कि वो भी थोड़ा संभल के किए, और किए भी तो हाथ जला के बाहर चले गए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, आप बर्न रेट यहाँ पे आराम से आपका बर्न हो सकता है, लेकिन कहाँ पे बर्न करें वही आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, फुलफिलमेंट का बिजनेस है, तो इसलिए वो थोड़ा आपको संभल के करना पड़ता है यहाँ पे। इसलिए हमने देखा है कि जो नए एंट्रेंट आए थे उनको भी कैपिटल रेज में अभी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बर्न रेट उनके कम नहीं हो रहे। ऑलरेडी खबरें आ रही है कि आईपीओ तो उनका फेल हो गया मतलब प्लान्स बैक बर्नर पे डाल दिए उन्होंने। और दूसरा प्राइवेट इक्विटी के वापस गए हैं, और होपफुली वहां शायद पैसा मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन द फैक्ट इज इट्स नॉट दैट इजी। इसीलिए हमें लग रहा है कि ये जो न्यू एज कंपनीज विल कंटिन्यू टू ग्रो द वे दे आर ग्रोइंग। और आपने ग्लोबली भी हमने देखा है किसी भी मार्केट में जहाँ पे क्विक कॉमर्स प्लेयर्स होते हैं, फूड डिलीवरी प्लेयर्स होते हैं, नॉर्मली एक ड्यूओ पॉलिसी रह जाती है। और मुझे लगता नहीं कि इंडिया भी कुछ अलग होगा यहाँ पे। बिल्कुल। कोई और नई थीम बताइए दिनशॉ जी। ये सब थीम्स तो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और जहाँ पर आपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताइए। जी अनुज जी, हमें एक्चुअली एनर्जी सेक्टर में एक काफी आस्ते से इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे। और अभी के लिए तो खैर एनीवे सिर्फ इक्विपमेंट सप्लायर्स हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो बिल्कुल ही अलग सी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं इस, और हमारे आपने देख लिया होगा हमारे फ्लेक्सी कैप में, हमारे कोई दूसरा फंड उठा लीजिए, हिटाची एनर्जी और सीमेंस एनर्जी दोनों हैं हमारे पास। आई थिंक ये दो प्लेयर्स काफी अच्छा कर सकते हैं गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ पावर इन इंडिया एंड ऑब्वियसली ग्लोबली ऑल्सो, क्योंकि दोनों प्लेयर्स उनकी सेट फिलॉसफी है कि यहाँ से ही सप्लाई करेंगे। और एक्चुअली आप ग्लोबली देखिए तीन ही हैं सप्लायर, इक्विपमेंट सप्लायर्स जो ट्रांसमिशन में इतना बढ़िया इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं। उनमें से दो इंडिया में हैं, लिस्टेड हैं, और इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपको काफी अच्छा एक ग्रोथ मोमेंटम दिख सकता है आगे चल के। बहरहाल अगेन अंडरलाइंग वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि ग्रोथ रेट जो होंगे जो हमें अगले 3 साल के लिए दिख रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है कि कंपेंसेट कर सकते हैं इस काइंड ऑफ ये स्ट्रेच वैल्यूएशंस को। ओके, तो इसके अलावा एनर्जी में ये दो स्टॉक आपने मेंशन किए, सीमेंस एनर्जी और हिटाची एनर्जी। न्यू एज एनर्जी वगैरह में भी आपने कुछ लिया है क्या? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यू एज एनर्जी हमें समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि एक्चुअली आप देखिए चाइना इतना बड़ा सप्लायर है और दूसरा इतने चीप सप्लाई करता है। तो हमें मतलब मैं उस दिन ही डेटा देख रहा था, वहां पे चाइना एवरी मंथ इंडिया की जो ओवरऑल कैपेसिटी है पावर की 10% उसकी कैपेसिटी सेटअप करता है एवरी मंथ। कोई 50-51 गीगावाट्स एवरी मंथ सेटअप करता है, उसमें से
47-48 गीगावाट न्यू एज एनर्जी के होते हैं उसके। तो मुझे लगता नहीं कि हम वहां पे आप कोई ऐसी नई कंपनी आ सकेगी जो इस फायदे पे compete कर सके ग्लोबली चाइना के साथ। इसलिए हमें लग रहा है कि एक होम ग्रोन जो है वो ही है बस, और वहां पे भी वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा वहां पे, इसलिए हमने अवॉइड किया है उस सेक्टर को। अच्छा, कुछ चीज़ों को हम पनपते पनपते देखते हैं। दिनशॉ जी का फ्रेम हमेशा यही होता है, हमेशा। वो पीछे जो रखा है ना पॉट, उसमें 3 स्नेक प्लांट हैं। अब काफ़ी बड़े हो गए, दिखाइए जरा एक बार फ्रेम में, है ना। वो पाम तो दिखाई देता है मेरे को, लेकिन स्नेक प्लांट जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया। चीज़ों को बनाइए, देखिए, एक पाम है, एक कनेरिया पाम है ना। अच्छा, ये मैं जो चीज़ें पनप रही हैं, पनपना है ना, इस शब्द का थोड़ा सा मैं मीनिंग ढूंढते हुए और इसको डिस्क्राइब करते हुए एक सिचुएशन को देखता है। आई मीन, अब मोर और लेस आपको यूएस के टैरिफ की तस्वीर नज़र आ रही है। आज सुबह जब इस मंच पे डिस्कशन हो रहा था कि किसी ने पूछा कि भाई इन टैरिफ्स को अप्लाई करने का फार्मूला क्या है, तो कहने कि कोई तर्कसंगत फार्मूला नहीं है, बस ये तो बस इंटेलिजेंस है हमारी जो इस फंडे को, इस फार्मूले को तय कर रही है। ये टैरिफ्स यूएस में इन्फ्लेशन को कहाँ ले जाएंगे? ये टैरिफ्स जब यूएस में इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे, ऐसे में उस स्थिति को भांपते हुए आपका आईटी पे व्यू क्या है इस वक्त? जी वीरू जी, एक्चुअली जो टैरिफ्स है, अगर जो जिस हिसाब से यूएस को चाहिए, उनको एक्चुअली टैरिफ पैरिटी नहीं चाहिए, उनको ट्रेड पैरिटी चाहिए। अगर जो ट्रेड पैरिटी की बात अगर जो आ गई बीच में, तो टैरिफ्स तो सेंस ही नहीं करते। आप जो फॉर्मूला यूज किया था उन्होंने, वो तो वही था कि ट्रेड पैरिटी का फॉर्मूला था। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर जो ट्रेड पैरिटी की बात होती है तो फिर यूएस एज अ रिजर्व करेंसी बिल्कुल ही लूज आउट हो जाती है। द चार्म ऑफ कीपिंग यूएस एज अ रिजर्व करेंसी लूज आउट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली लॉजिक क्या होता है कि मैं यूएस से माल कम इंपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट ज्यादा करता हूँ, इसलिए मेरे पास सरप्लस डॉलर रह जाते हैं, तो उसके चलते मुझे रिजर्व में डॉलर रखने ही पड़ते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर जो नहीं होने वाला ऐसा, तो मेरे को, इंडिया को डजंट मेक सेंस कीपिंग डॉलर्स एज रिजर्व, राइट। सो दैट वाज द होल लॉजिक। तो इसलिए हमें लग रहा है पहली प्रॉब्लम तो वो है। अगर जो वहां से चला गया तो यूएस का जो पूरा जो ये डेफिसिट फंडिंग करते हैं अपने ही डॉलर छाप के, मतलब प्रिंट करके, तो वो अगर जो आगे चल के करेंगे, अगर जो रिजर्व करेंसी ना रही, तो इन्फ्लेशन विल बी अ रनअवे इन्फ्लेशन। पहली चीज तो वो है। दूसरा जो आपने बोला कि टैरिफ्स, वहां पे ये थिंकिंग है कि ये टैरिफ सारे दूसरी कंट्री एब्जॉर्ब कर लेंगे, मैन्युफैक्चरर्स एब्जॉर्ब करेंगे। ये ऐसा होता तो नहीं है रियलिटी में, ऑब्वियसली कंज्यूमर को भी थोड़ा देना पड़ता है, तो इसलिए इन्फ्लेशन तो वहां पे गिवन ही गिवन है। और हैविंग सेड दैट, इतनी अनसर्टनिटी अगर जो आप देखें, तो पहली चीज तो बिजनेसेस भी, जो यूएस के बिजनेसेस भी हैं, वो भी अपने ग्रोथ प्लान्स वगैरह थोड़ा सोच समझ के करेंगे, इसलिए रोक देंगे। तो इसलिए ये साल आईटी का तो हमें कोई होप दिख नहीं रहा है। और दूसरा जो ओवरहैंग है मेजर, वो है एआई का। क्या इम्प्लीकेशन होगा उसका आईटी पे, वो ऑब्वियसली आज की तारीख में हम सिंपली अगर जो देखें, तो हमारा जो मॉडल है आईटी का, वो पिछले 30 साल से ये 3 लेग के फॉर्मूला पे चल रहा है, विच इज द नंबर ऑफ पीपल इंटू आवर्स पर पर्सन इंटू रेट पर आवर, राइट। ये इनका इक्वेशन था। और अगर जो आप देखें एआई का इमीडिएट इम्पैक्ट, नंबर ऑफ पीपल तो कम ही होने वाले हैं, नंबर ऑफ आवर्स ऑल्सो कम होने वाले हैं, तो रेट पर आवर आप कितना बढ़ा लोगे टू कंपेंसेट फॉर दैट। तो वो एक सवाल है जो हमारे जहन में उठाया जा रहा है, इसलिए हम अभी के लिए दूर हैं, जरा ज्यादा समझेंगे। और वैसे भी टाइम है, ब्रीदर है, क्योंकि ये साल तो हमें यूएस का इतना ढंग का दिखता भी नहीं है, द वे इन्फ्लेशन इज गोइंग टू मूव देयर। ये पॉइंट टेकन रानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे आपने अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे सर। चलते हुए काम करते हैं, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए, आपको आज हम इस सीरीज़, मतलब इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के दिन लोअर एज पे एक व्यू दे रहे हैं, मतलब बताने का मौका दे रहे हैं क्या कर रहे हैं इस प्राइस पे आप निफ्टी में इस वक्त। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, ये एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ पैटर्न मार्केट में बना हुआ है, और एक बड़ी ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी रेंज को मार्केट ने क्रॉस किया है। 30 दिन के रेंज को क्रॉस करने के बाद का जो ब्रेकआउट था, उसके बाद जो रैली आती है वो काफी सब्सटेंशियल होती है, लेकिन अगेन इन लेवल्स के भी आसपास मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे लगता है अभी मार्केट वापस एक लोअर बाउंड्री पे आ चुका है। नो डाउट कि आज वीकली एक्सपायरी है, और आज हमें लग रहा था कि मार्केट थोड़ा और अपसाइड जा सकता है, लेकिन वो कंप्लीटली फेल हुआ है।
So again, we are at the bottom of the range. I think close to this range, 25,400, 25,370. वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ और कॉन्ट्रा खरीदी करना चाहिए। हमें लगता है कि ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो मार्केट का सेटअप है, वो अभी भी इंटैक्ट है। और मार्केट यहाँ से मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में 25,800, 25,900 के लेवल्स दिखा सकता है। और अभी हम लोग करेक्टेड फेज में है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रा बेट्स लिए जा सकते हैं, वो स्टॉक्स खरीदने चाहिए जहां पे अभी भी काफी क्लियर अपसाइड है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। तो वैल्यू बाइंग का एक ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, और जितनी भी लिक्विडिटी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से आ रही है, वो पूरी की पूरी मैं देख रहा हूँ कि वो जितने भी स्टॉक्स अच्छे हैं, जिनके नंबर्स काफी अच्छे आए थे लास्ट क्वार्टर में, उनमें खरीदारी हो रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे कुछ कॉन्ट्रा खरीदारी की जा सकती है। ओके श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर आप क्या बाइंग कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मुझे इटर्नल अच्छा लग रहा है। काफी लो वॉलेटिलिटी के साथ ये ऊपर जा रहा है, और वैसे देखा जाए तो ये हाई बीटा स्टॉक है। तो करंट लेवल से तो मुझे लग रहा है कि इसमें जस्ट कंसोलिडेशन हो रहा है, बुलिश सेटअप बना हुआ है। स्टॉक 280 तक कभी भी जा सकता है, तो 280 के टारगेट के लिए करंट लेवल से इटर्नल को खरीदे, 257 का स्टॉप लॉस रखे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कल के दिन में हमने मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब, इनमें कुछ तेजी देखी थी, और मुझे लगता है थायरोकेयर, तो ये सब स्टॉक्स लगता है मुझे कि और भी परफॉर्म कर सकते हैं। आज नो डाउट कि लाल पैथलैब थोड़ा नीचे है, लेकिन ये अगेन सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो लाल पैथलैब को करंट लेवल से यानी कि 2910 में खरीदा जा सकता है। 2870 का स्टॉप लॉस रखे। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 3050 तक जा सकता है। डॉक्टर लाल पैथलैब। अच्छा सच, ये श्रीकांत जी, ये एफएमसीजी का जो मूव है वो अभी भी सस्टेन करता हुआ लुक एट। एक बजरा मैं आई एम नॉट श्योर, बट मैंने कुछ देर पहले टिक्स देखे थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेके आइएगा, अभी भी मतलब टिका हुआ है हाई ट्रेजेक्ट्रीज में। आप लोग की जो वीकली कॉल्स है उसमें कहाँ रखा है आपने एचयूएल को, या फिर पोजिशनल ट्रेड्स में कहाँ रखा है एचयूएल, डाबर, मैरिको, गोदरेज, सीपी, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया? तो देखिए, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट काफी अनसर्टेनिटीज में आ जाता है, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कंज्यूमर स्टेपल्स में बाइंग आती है, एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग आती है, और मुझे लगता है कि वही ट्रेंड अभी बन रहा है। स्पेसिफिकली हमें जो अच्छा लग रहा है उसमें है गोदरेज, सीपी और टाटा कंज्यूमर। करंट लेवल से भी हमें लगता है कि इनमें डाउनसाइड काफी कम है, अपसाइड काफी ग्रेजुअल रहेगी, लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है कि ये भी स्टॉक अपने ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई के काफी नजदीक आ सकते हैं। तो प्रीवियस हाइज आई मीन टू से कि 1200 के करीब टाटा कंज्यूमर आ सकता है। और अगर गोदरेज सीपी की अगर बात करें, तो गोदरेज सीपी में भी हमें यही लग रहा है कि ये भी अपने इमीडिएट हाइस के आसपास काफी आ सकता है। वैसे भी 1280 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, और 1320 1350 के रेंज में इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम आने वाले दिनों में देखते हैं। लेकिन कोलगेट पामोलिव, कोलपाल, ये भी हमें अच्छा लग रहा है। काफी करेक्टेड स्टॉक है, हायर बॉटम सॉर्ट ऑफ सीरीज बना रहा है ये। करंट लेवल से अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक वापस से 2700 रुपए तक जा सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स पे हम स्पेसिफिकली बुलिश है। ओके चलिए, तो ये इस समय 3 स्टॉक्स पर रहा है। इस शो को समेटेंगे और वीडियो में आपसे अब इजाज़त लेंगे। और